वेलकम टू द क्लास स्टूडेंट्स। हमने अपने पिछले व्याख्यान के अंदर दो समाजशास्त्रियों के विचारों को आपके साथ में डिस्कस किया था। एक उनमें महत्वपूर्ण थे वुडबरी स्मॉल और दूसरे हैं रोज़नहोफर, और इन दोनों के सिद्धांतों के बारे में मैंने आपसे चर्चा की थी। और इन दोनों ही विद्वानों ने मनुष्य के हितों के आधार पर संघर्ष को समझाने का प्रयास किया है। इन्होंने कहा जब स्वार्थों में टकराहट होती है तब उसके परिणाम स्वरूप समाज के अंदर संघर्ष उत्पन्न होता है। अब इसी कड़ी में हम आगे चलते हैं तो हम डेरेनडॉर्फ के संघर्ष के सिद्धांत की चर्चा करेंगे। और डेरेनडॉर्फ ने औद्योगिक समाजों में संघर्ष के समाजशास्त्रीय सिद्धांत की व्याख्या करके समाजशास्त्र व संघर्ष की व्याख्या में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है। डेरेनडॉर्फ बीइंग अ सोशियोलॉजिस्ट, उन्होंने बताया कि इंडस्ट्रियल सोसाइटी में किस प्रकार से संघर्ष उत्पन्न होता है। डेरेनडॉर्फ ने अपनी कृति में, अपनी पुस्तक में सामाजिक संघर्ष के दो आयामों की चर्चा की है। इन्होंने कहा संघर्ष में दो आयाम होते हैं। सबसे पहले तो उसमें तीव्रता होती है और दूसरी उसमें हिंसा होती है। और इन्होंने कहा तीव्रता और हिंसा के मध्य अंतर है। उन्होंने अपनी इस पुस्तक में बताया कि तीव्रता से अभिप्राय है संघर्षपूर्ण पक्ष कितनी शक्ति के साथ अपव्यय द्वारा तथा संलग्नता की कितनी मात्रा द्वारा संघर्षरत रहता है। डेरेनडॉर्फ यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात है तीव्रता को परिभाषित करते। संघर्ष की तीव्रता को हम कैसे परिभाषित करेंगे? आप अपने उसके संघर्ष के लिए संघर्ष के लिए जो भी व्यक्ति या समूह या राष्ट्र जो है वह अपनी शक्ति का कितना अधिक खर्च करता है, अपनी शक्ति को कितना ज़्यादा वो वेस्ट करता है और कितने लगन के साथ कितनी मात्रा में वह संघर्षरत है। और इसके विपरीत संघर्ष में व्यक्ति हिंसा कि किस सीमा तक पहुंच जाता है का उल्लेख किया है। तो वो कहते हैं संघर्ष के अंदर तीव्रता भी होती है और संघर्ष के अंतर्गत हमें हिंसा भी देखने को मिलती है। उन्होंने कहा संघर्ष करने वाले संगठित समूहों की अपेक्षा असंगठित समूहों में हिंसात्मक साधनों का प्रयोग अधिक होता है। जैसे हम देखें जब भी कोई भीड़ होती है, किसी भी बात को लेकर संघर्ष होता है, ऐसा कोई एक आंदोलन जिसका कोई नेता नहीं हो, कोई संगठित आंदोलन नहीं हो, असंगठित आंदोलन, अचानक कहीं भीड़ एकत्रित हो जाती है तो उस भीड़ के अंदर अगर एक व्यक्ति कहीं से एक पत्थर उठाकर फेंकता है तो भीड़ में सभी लोग उस कार्य में संलग्न हो जाते हैं। यहाँ पर हिंसा की मात्रा बहुत अधिक होती है। लेकिन इसके विपरीत यदि कोई आंदोलन ऑर्गेनाइज्ड होता है, किसी संगठन के द्वारा किया जाता है, क्योंकि वहाँ उसकी अकाउंटेबिलिटी होती है, तो वहाँ पर हिंसा नहीं के बराबर या उसकी मात्रा कम होती है। डेरेनडॉर्फ के बाद में सामाजिक संघर्ष के सिद्धांत के विकास के लिए लेखों की एक श्रृंखला भी प्रकाशित की गई। सामाजिक संघर्ष में तीव्रता व हिंसा संघर्ष को न केवल प्रभावित करती है अपितु संघर्ष के परिणामों को भी दर्शाती है। यदि आपके संघर्ष के अंदर तीव्रता बहुत अधिक है तो परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन भी आ सकता है। आपके संघर्ष में यदि हिंसा है तो हो सकता है कि हिंसा के कारण बहुत सारी ऐसे सामाजिक घटनाएं और सामाजिक दुर्घटनाएं घटित हो सकती हैं कि समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन आ सके। तो उन्होंने सामाजिक संघर्ष में जो तीव्रता है और जो संघर्ष है वह इस प्रक्रिया को तो प्रभावित करता ही है, लेकिन उससे उत्पन्न होने वाले परिणाम को भी प्रभावित करता है। डेरेनडॉर्फ ने कोज़र की मान्यता की आलोचना करते हुए बताया है कि कोज़र ने सामाजिक संघर्ष के मुख्य कार्य एकीकरण संबंधी बताए हैं, जबकि इनकी मान्यता है कि जरूरी नहीं है सामाजिक संघर्ष समाज में एकता ही स्थापित करे। अनेक दफ़ा क्या होता है, सामाजिक संघर्षों द्वारा सामाजिक व्यवस्था को छिन्न भिन्न करके मौलिक सामाजिक परिवर्तन भी लाया जाता है। यहाँ पर डेरेनडॉर्फ कोज़र के बारे में बात करते हैं और वो कहते हैं कोज़र ने कहा कि संघर्ष का परिणाम समाज में एकता उत्पन्न होती है। वह उससे मैतक के नहीं रखते, वह उसको स्वीकार नहीं करते। उनका ये मानना है कि हर बार
बार संघर्ष से समाज में एकता उत्पन्न हो यह अनिवार्य नहीं है, बल्कि कई बार संघर्ष के कारण संपूर्ण समाज तहस नहस हो जाता है और फिर उसके अंदर मौलिक परिवर्तन भी लाया जाता है। युद्ध के माध्यम से जो संघर्ष होता है उससे समाज के अंदर एकीकरण न होकर विजेता समूह पराजित समूह को पूरी तरह से उसका विनाश कर देता है और फिर अपनी संस्कृति, अपने मूल्य, अपने विचारधाराओं को उस समाज पर थोप देता है। तो इन्होंने कहा संघर्ष का परिणाम सदैव एकीकरण नहीं होता, ऐसा डेरेनडॉर्फ का मानना है। तो डेरेनडॉर्फ के सिद्धांत में हमें मूलतः दो तत्व दिखाई देते हैं, तीव्रता और हिंसा, जिसके माध्यम से आपने सामाजिक संघर्ष को समझाने का प्रयास किया है। अब डेरेनडॉर्फ के बाद में एक दूसरे विचारक जो आते हैं हमारे सम्मुख, उनका नाम है ओपेनहेमर। इन्होंने भी संघर्ष का सिद्धांत दिया है। डॉन मार्टिनडेल ने अपनी किताब के अंदर उल्लेखित किया है कि ओपेनहेमर ने समाज को एक स्वाभाविक अवस्था वाले सावयव के रूप में माना है। समाज कि यह स्वाभाविक अवस्था वह स्थिति है जो कि न्याय के द्वारा संगठित एवं प्रतिस्थापित होती है। हैमर ने यहाँ पर अगर हम देखें तो हेमर जो हैं उन्होंने समाज की को एक स्वाभाविक सावयव के रूप में देखा। सावयव यानी आपको मालूम है और ऑर्गेनिक बॉडी, जिस तरह से मनुष्य का शरीर है उसको हम सावयव कहते हैं। तो इन्होंने कहा समाज का एक स्वाभाविक अवस्था वाले सावयव रूप में, उन्होंने कहा इसकी स्वाभाविक अवस्था क्या है? इन्होंने कहा इसकी स्वाभाविक अवस्था न्याय की स्थिति है कि समाज न्याय के द्वारा संगठित होता है और उसी के द्वारा प्रतिस्थापित भी होता है। मानव में संघर्ष एवं सहयोग के साथ साथ न्याय की भावना भी होती है। तो यहाँ ओपेनहेमर जब संघर्ष की चर्चा करते हैं तो संघर्ष के साथ साथ वो न्याय की अवधारणा की भी बात करते हैं। न्याय की भावना द्वारा संघर्ष करने वाले पक्षों पर किसी तीसरे व्यक्ति अथवा समूह द्वारा दबाव डाला जाता है जिसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर रोक लगाई जा सके। ओपेनहाइमर के सिद्धांत में अगर आप देखें तो ये तीसरे पक्ष की बात करते हैं। ये कहते हैं जिस प्रकार एक जज होता है वो तीसरा पक्ष है, उसी प्रकार जब दो समूह आपस में संघर्ष करते हैं, दो व्यक्ति आपस में संघर्ष करते हैं तो तीसरा व्यक्ति व्यक्तिगत स्वतंत्रता को रोकने के लिए न्याय की बात करता है और बताता है कौन सी क्रिया न्यायपूर्ण है और कौन सा व्यवहार न्यायपूर्ण नहीं है। तो यहाँ पर न्याय के द्वारा फिर समाज को संगठित करने का प्रयास किया जाता है। सामाजिक नियमों तथा मूल्यों का समाज के व्यक्ति उल्लंघन न करें या व्यक्ति के व्यवहार को समाज संगत बनाने के लिए व्यक्तिगत विचलन को रोकने के लिए न्याय व न्यायिक संस्थाओं की आवश्यकता होती है। जब हम न्याय की बात करते हैं, न्यायिक संस्थाओं की बात करते हैं तो हम कानून की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम हेमर की बात देखें तो उन्होंने कहा ये जो समाज में मूल्य और मानदंड पाए जाते हैं उन मूल्य और मानदंडों का व्यक्ति उल्लंघन न करे उसके लिए व्यक्ति के मन में भय उत्पन्न करना है। और भय किसके द्वारा उत्पन्न किया जाएगा? न्याय के द्वारा उत्पन्न किया जाएगा, न्यायिक संस्थाओं के द्वारा उत्पन्न किया जाएगा। समाज के द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं उन कानून के द्वारा व्यक्ति में भय उत्पन्न किया जाता है, क्योंकि व्यक्ति तथा समूह में अनेक सामाजिक, धार्मिक, राजनैतिक, आर्थिक एवं वैयक्तिक कारक विद्यमान होते हैं जिसके कारण संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है। यहाँ पर थोड़ा सा हम समझ लें तो यहाँ पर हम पाएंगे कि चाहे वो स्मॉल की बात रही हो या फिर रेजनहॉफर की बात रही हो, जिस प्रकार उन्होंने स्वार्थ की चर्चा की वही बात यहाँ पर हैमर कहते हैं व्यक्ति के और समूह के जीवन में अनेक सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक ऐसे अनेक पक्ष होते हैं जिसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्वार्थ निहित होता है और यही स्वार्थ संघर्ष का कारण भी बन जाता है। तो ओपेनहाइमर ने बताया कि आर्थिक संघर्ष उस समय पैदा होता है जब व्यक्ति या समूह के आर्थिक हित संपोषण में दूसरा पक्ष बाधक बनता है। वही बात मैं जो ये भी आपसे कहा कि जब हितों की पूर्ति नहीं होती तो संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है। तो हम हैमर कहते हैं कि संघर्ष कब उत्पन्न होता है? जब व्यक्ति आर्थिक संघर्ष की वो बात कर रहे हैं, जब व्यक्ति के आर्थिक हितों की पूर्ति में सामने वाला कोई व्यक्ति
बाधक बन जाता है तो वहाँ संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है। जैसे कि जीवन कोपार्जन में पैदा की गई रुकावट, जबकि राजनीतिक कारकों से संघर्ष दूसरे व्यक्ति, समूह या समाज को अपने अधीन करने या उन पर अपनी सत्ता कायम करने, विजय प्राप्त करने की अभिलाषा लेते हों। ओपेनहाइमर मानते हैं कि प्रारंभ में व्यक्ति अत्यंत स्वतंत्र और स्वच्छंद होने के कारण उस पर राज्य या सरकार जैसी किसी संस्था का आधिपत्य नहीं था और ना ही कोई न्याय व्यवस्था होती है। लेकिन अतः इच्छित अपराध, हिंसा, मारपीट, सामूहिक खून, बच्चों व स्त्रियों का अपहरण, खुले तौर पर हिंसा होना, ये सब एक सामान्य विशेषताएं रही हैं। लेकिन जैसे जैसे मानव के इस व्यवहार में कुंठित और दुखी होकर मनुष्य अपने इस व्यवहार से कुंठित और दुखी होकर समाज के शक्तिशाली सदस्यों ने एक भिन्न वर्ग की स्थापना कर भूमि या भूभाग पर अपना अधिकार जमा लिया। ओपेनहाइमर ने अपनी पुस्तक द स्टेट में बताया कि इन शक्तिशाली वर्ग व्यवस्था के रूप में बलपूर्वक विजय प्राप्ति व दमन के आधार पर राज्य की उत्पत्ति प्रभाव में आई। यहाँ हैमर कहते हैं संघर्ष पूर्व में भी था। व्यक्ति पूर्णतः स्वतंत्र था, वो स्वेच्छाचारी था, अपनी इच्छा से कोई भी अपराध कर लेता था। मारपीट, सामूहिक खून, बच्चों को उठा ले जाना, ये सब कॉमन सी बातें थी। लेकिन इन सब का धीरे धीरे मनुष्य के व्यवहार में इनसे कुंठाएं उत्पन्न होने लगी। कमज़ोर व्यक्ति दुखी होने लगा, उसे लगा मैं अपनी रक्षा नहीं कर सकता हूँ। इसका परिणाम ये हुआ, समाज के शक्तिशाली सदस्यों ने एक भिन्न वर्ग की स्थापना की। इन्होंने कहा अब समाज में हमें नियंत्रण स्थापित करना है, व्यक्तियों की स्वेच्छाचारिता को रोकना है। तो उन्होंने एक भूभाग को रोककर उस पर अपना हक जमा कर कमज़ोर वर्गों पर अपना शासन स्थापित करा और यहाँ पर राज्य की अवधारणा आई। और ये राज्य की अवधारणा जो आए दिन होने वाली हिंसा को रोकने में इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो इस प्रकार हैमर कहते हैं कि संघर्ष कब उत्पन्न होता है, जब व्यक्ति की इच्छाओं में की पूर्ति नहीं हो पाती है, तो उन पूर्ति में जो भी बाधक तत्व होते हैं उनसे निपटने के लिए हिंसा उत्पन्न होती है और जिसको संघर्ष कह सकते हैं। और इस संघर्ष को रोकने के लिए न्याय बहुत महत्वपूर्ण है। न्याय एवं सहयोग की भावना होनी बहुत जरूरी है। तो इन्होंने इस न्याय के द्वारा इस संघर्ष को रोका जा सकता है। आज के लिए बस इतना ही। फिर कल के व्याख्यान में अन्य